बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नहीं भी हैं तो इंशाल्लाह हो जाएं। जितने भी बीमार हैं वो सब ठीक हो जाएं और सबके ऊपर अगर कोई भी मुश्किल वक्त चल रहा है तो वो हल हो जाए, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने कहा कि जो मुश्किल वक्त में, वैसे मुश्किल वक्त में अभी सिर्फ एक ही है और उन पे आज हमने बहुत सारी बातें अच्छा, मेरा कतई इशारा ये आप वैसे ना बहुत इस मामले में आप इनडायरेक्ट इशारे करते हैं तो लिहाजा मैंने वो अब आदत हो गई। अर्मिला हसन, लोग इतने सेंसिटिव चल रहे हैं ना कि आप ऐसी कोई बात ना ही करें। मैं आपको बताऊं, वाकई कल आपने शहबाज गिल को नहीं देखा कितने सेंसिटिव चल रहे हैं, वो उनको भूल ही गए कि वो टेलीविजन पे बैठे हैं। मतलब ये वाला पॉइंट मैंने रात को देखा भी है, वो क्लिप किसी ने भेजा भी मुझे एंड आई वाज शॉक्ड इन स्टेट, लिटरली मैं शॉक में थी कि ये नेशनल टीवी पे बैठ के, और मुझे लगा किसी ने डब ना किया, लेकिन वो 2-3 बार सुने लिप सिंक सिंक्रोनाइजेशन उनकी प्रॉपर थी एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या ये वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट स्टिल जी, आज की जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो हम सब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, वो जो हमें नजर आ रहा है एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं लोग और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सियासत जा किस तरफ। सियासत मुश्किल की तरफ जा रही है, मुल्क कुछ बहुत आसानी नहीं है मुल्क के लिए और इस वक्त सारी जो नजरें हैं वो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। चूँकि अगर उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस का मुजाहिरा किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए, आई बिलीव कि नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने भी सेल्फिशनेस का मुजाहिरा किया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी पाकिस्तान के लिए। तो अल्लाह करे मुश्किलात ना बढ़े। हमने इस पर डिटेल्स भी बात करनी है कि ये मामला किस जानिब जा रहा है, आपको बताएंगे। आज के शो का लाइनअप देख लेते हैं और फिर उसके बाद आते हैं डिटेल्स, इसी पर बात करते हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, नाराज खिलाड़ियों ने अपने ही कप्तान को बड़ा झटका दे दिया। पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस में बैठकर मुनहरिफ अराकीन के हुकूमत पर लफ्जी बाउंसर। बाकी अराकीन के सामने आने के बाद हुकूमती सफ़ों में खलबली, वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया। आज वजीर आजम हाउस में अहम इजलास तलब। पंजाब में वसीम अकरम प्लस भी मुश्किल में, तरीन ग्रुप ने हुकूमत के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का जल्द वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। सियासी मैच फिक्सिंग के खिलाफ जंग में मसरूफ हूँ, मेरे खिलाड़ियों को बड़ी रकूम का लालच दिया जा रहा है, कराची टेस्ट नहीं देख सका। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, सब कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे ही बातें हो रही है हर तरफ, तो हम भी करेंगे आज की बड़ी खबर में। हाय हाय, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये रंग हमने तो बदलते बहुत देखे हैं इस्लामाबाद की, क्या कहना चाहिए, फिजाओं में, और अब बदल रहे हैं और हमें नज़र भी आ रहा है। तहरीके अदम एतमाद आई थी लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों ने कप्तान को बड़ा झटका दे दिया और हुकूमत की कश्ती इस वक्त डोलती नज़र आ रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में हम बात करें तो मिनटों और घंटों के लिहाज से तब्दील हो रही है और तहरीके अदम एतमाद से इस वक्त जो यही कहा जा सकता है कि जो सुनामी की लहरें हैं ना वो इस वक्त टकराना शुरू हो गई हैं और तहरीके इंसाफ से ही सुनामी से सुनामी टकरा रहा है इस वक्त, ऐसे लग रहा है। पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद का जो सिंध हाउस है ये खबरों का मरकज़ बना हुआ था, इसको बहुत डिबेट किया जा रहा था। हुकूमत की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाउस से ही कुछ बड़ी आवाज़ें उठी, DSNGs मीडिया की वहाँ पे पहुँची, इंटरव्यूज़ हुए और खलबली मच गई और सब ने खुलकर वज़ीर आज़म के खिलाफ इजहार अदम एतमाद कर दिया। राजा रियाज, नवाब शेर खान, नूर आलम और बासित बुखारी समेत कई अराकीन ने मीडिया को इंटरव्यू दिए। एक्सप्रेस न्यूज़ से स्पेशल गुफ्तगू में बागी अराकीन का क्या कहना था, आपको भी सुनाता है। सिंध हाउस में आज आपको जो 24 एमएनए जो मिले हैं वो 24 एमएनए मिले हैं, मगर ये 24 नहीं है, ये 33 है। 33 में 3 फेडरल मिनिस्टर हैं, एक स्टेट मिनिस्टर आने वाली भी है। इतनी करप्शन हुई है जिसका अंदाजा ही नहीं है। फेडरल मिनिस्ट्री में करप्शन हुई है। आज अगर मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सीधा जाके रिजाइन करता कि भाई मेरे पास ये मेंबर मेरे खिलाफ खुल के आगे हैं तो मुझे रिजाइन करना चाहिए। हमारा जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और मेरा तहसील रुझान तहसील सबसे पसमादा है। मेरा इलेक्शन में कोई रोटी कपड़ा मकान या कोई ये तब्दीली नहीं था। मेरा स्लोगन सिर्फ एक ही था कि हम आपको अमन देंगे और पानी देंगे जो हमारे तहसील का हक है। ना अमन है ना पानी है। अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट रजीम है ये अवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकी। ठीक।
हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। फिर सबसे जो 4 साल में हमने देखा कि इस जमात में एहतराम आदमियत नाम की कोई चीज नहीं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फुकदान रहा है, हर लेवल पे मिसमैनेज हुई हैं चीजें, और आज ये दिन देखना पड़े, और स्पेशली जो हाई हैंडेडनेस। बागी अरकान ने खुलकर जो कहले तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर वफाकी वज़रा का भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। वफाकी वज़ीर असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया, सुनते हैं। इक़्तिदार के लिए वज़ारतें नहीं बांटेंगे, हम अपने इक़्तिदार के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज्ड रहेंगे, लेकिन किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। ये जो एक सिलसिला पूरा शुरू हुआ है सिंध हाउस के अंदर, आपने देखा, ये किसी की ज़मीर की आवाज़ नहीं है, ये रोकड़े की आवाज़ है, रोकड़े की। तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी तरीके से मुकाबला जारी रखेगी और आखिरी वक्त तक जारी रखेगी। जो सिर्फ फ़र्क ये है कि उनके और हमारे मुकाबले में हम जो भी करेंगे वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे। नजरिए के ऊपर और रसूल के ऊपर इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो मर्जी सूरत हाल पैदा हो जाए। असल जो इस वक्त हमारा टारगेट है वो 27 को डी चौक है। इस्लामाबाद में आप पाकिस्तान की ही नहीं शायद इस खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा देखेंगे। इंशाअल्लाह ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये अवाम की ताकत से। अच्छा, तो ये तो था वफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल जो बाद में मीडिया पे भी रहा। वज़ीर आज़म को भी यही रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जी हम इसको नाकाम बनाएंगे। एक अहम इजलास बहरहाल बाद में हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में, जिसमें उन्होंने जो भी लोग दूसरी जानिब वोट करने जा रहे हैं उनको वज़ीर आज़म ने ज़मीर फ़रोश करार दिया। नंबर गेम पर मुशावरत भी की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपनी सियासी क्या कहना चाहिए सेंस को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि आप गवर्नर राज लगा दें सिंध में। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए, लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया। हालांकि आइन कुछ और कहता है। आइन क्या कहता है? हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उनसे हम पूछते हैं कि इस मामले पे आइन क्या कहता है, और आइन बड़ा वाज़ेह है इस मामले पे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, इस पर खुशी की शादियाने नहीं बजाए जा सकते, न कल बजाए जा सकते थे न आज बजाए जा सकते हैं। ये जमहूरी तर्ज अमल नहीं है जो हो रहा है, लेकिन हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो शेख रशीद साहब का मशवरा है गवर्नर राज का, जिसके ऊपर कल फिर पूरी मीडिया अटेंशन डाइवर्ट हो गई स्टेटमेंट के बाद, वॉज इट जस्ट अ मीडिया डाइवर्जन हमारी अटेंशन तब्दील करने के लिए, या वाकई हुकूमत ऑन सीरियस ग्राउंड ऐसा कुछ सोच रही हो, क्या कर भी सकती है? देखें जी, जो फाकी वज़रा जो है वो आप अपनी हुकूमत को डिफेंड करना, उनका एक ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक उनका हक पहुंचता है। आईनी तौर पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये है कि सिंध में आप गवर्नर जो है तो फर्द बात सिंध में गवर्नर नाफिज नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इख्तियारात नहीं है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद किसी सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, लाजमी है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन तलब किया जाए, और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में करारदाद पेश की जाएगी, और करारदाद की मंजूरी के बाद जो है वो किसी सूबे में आप गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। इसका साथ कोई तरीका कार नहीं है कि आप बराह रास्त गवर्नर राज नाफिज कर दें। ये तो मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे वज़रा आईन और कानून को नहीं पढ़ते, क्या वो पार्लियामेंट में नहीं जाते, वो देखते नहीं है कि जनाब ज्वाइंट सेशन की इजाजत के बगैर, रिकमेंडेशन के बगैर आप किसी सूबे में गवर्नर नाफिज नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि एक आम सी बात है, मुझे बड़ी हैरानगी है कि 10 लाख आदमी का इत्तेमाद करना, तहरीक अपने एतमाद जो है वो तो पार्लिमानी जमहूरी हक है, हर हफ्ते भी पेश की जा सकती है, हर महीने में पेश की जा सकती है, क्योंकि हमारे जो आइन का आर्टिकल 95 में तो कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अपने एतमाद पेश कर दें, तो इतना लाख का इस्तेमाल करना, इसको 2-2.5 की पॉलिसी तैयार करना, ये मुल्क के अंदर खाना जंगी के रास्ते हमवार करना, दोनों तरफ से ही, तो ये हमें हैरानगी की बात है। खाद पेश करते हैं, अगर आपके पास मेजॉरिटी है आप में काम हो जाएगी। अपोजिशन को शौक है अगले महीने फिर पेश कर दें।
तो ये सारी चीजें तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसको मुल्क को खाना जंगी की लपेट में क्यों लिया जा रहा है? हमें हैरान किया है कि हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक वहदत की अलामत है, पाकिस्तान की सलामती की अलामत है, तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खाना जंगी की लपेट में लाना चाहते हैं। तो ये चीजें नजर नहीं आ रही हमें। तो दूसरी बात इसके सिंध हाउस में जो गए हैं वो ठीक है, अपनी मर्जी से गए हैं, वो जब चाहे आगे उनके जो मैंने बयान पढ़े हैं, स्टेटमेंट पढ़े, वो अभी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ईमानदार आदमी है, दयानतदार आदमी है, लेकिन उनके जो वज़रा हैं उनके तर्ज अमल से नाराज होकर वो यहाँ सिंध हाउस में बैठे हैं या अपना खैरात का इज़हार कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जो पार्लियामेंट, जहां वो अगर पार्लियामेंट हाउस में जाके तीन रुकन जो है हमारे पाकिस्तान के मेंबर कौमी असेंबली, उनकी मिन्नतें खुशामदीद कर रहे हैं, तो क्यों ना वो सिंध हाउस में चले जाएं, जहाँ 15 स्टाफियों के साथ बैठ के चाय पिए। उनसे कहते क्या आपकी नाराजगी है? वो कहेंगे आपके खिलाफ जो है करप्ट हैं, उनको बाफारिग कर दें, निकाल दें उनको वज़ारतों से। तो सारी बातें करें। इसी तरह वो जो वो तो कल जमीर फरोश क्या बैठे हैं उनको, वो तो कल जमीर फरोश जब पहले अदम एतमाद का वोट लिया था कंवर साहब, तो उस वक्त कहते अगर मुझ पे अदम एतमाद है तो हाथ उठाएं, मैं आपकी इज्जत करूंगा। ये अल्फाज है प्राइम मिनिस्टर के ऑन रिकॉर्ड, और कल उनको जमीर फरोश कह दिया वजीर आजम ने। हाँ, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखो चौधरी परवेज लाई साहब भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ईमानदार दयानतदार आदमी है। इससे बड़ी क्रेडिट क्या जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिंध हाउस में बैठे हैं, नाराजपुर है, MQM है, दीगर सबको कह रहे हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े ईमानदार हैं, दयानतदार आदमी है, लेकिन वज़रा उनका वज़ीर आला करप्ट है। उसके बाद वो बैठ के फैसला कर रहे क्यों उन्होंने अपने सर पे सवार किया हुआ उस्मान बुलदार को, तो बैठ के कहें ये करप्शन करता है, ये मामला थे, सबूत पेश करे, उस्मान बुलदार को उठा के बाहर फेंके और तमाम लोग जो है अंदर आ जाएंगे, एक आदमी एतमाद की तरह काम हो जाएगी। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, साथ साथ हम थोड़ा सा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं चुन चुन के मारूंगा। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब मुगल आजम, अनफॉर्चुनेट, क्या प्राइम मिनिस्टर आजम है कि जिसको चुन चुन दीवार में चुन दे वो? इसी तरह शेख रशीद कहते हैं मैं कुचल के रख दूंगा। क्या शेख रशीद हलाकू खान है? क्या लोगों को कुचल के रख देगा? क्या हमारे मुल्क में यानी इदारे नहीं है? क्या हमारे अंदर पूरे पाकिस्तान की ताकत नहीं है? वो किसकी ताकत है? कैसे मैं कुचल के रख दूंगा? क्या जुर्म है? क्या शेख रशीद हलाकू खान है? अफसोसनाक बातें हैं ये, बिल्कुल ये वो बातें हैं जिनको कंडेम किया जाना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स वफाकी वज़रा प्राइम मिनिस्टर्स की जानिब से इस तरह से सूट नहीं करती है। ऑब्वियसली कौमी असेंबली का इजलास कंवर दिलशाद साहब 21 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान है, जबकि अदम एतमाद की वोटिंग के हवाले से बात करें तो वो 28 मार्च को होगी। और आपको लगता है, और ये थोड़ा सा सवाल से गाइड कीजिएगा कि कितने अरसे बाद वोटिंग हो सकती है, और सेकेंडली क्या स्पीकर लंबे अरसे तक वोटिंग को रोक सकते हैं? कौमी असेंबली के स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार हैं। जो भी अपना जुर्म सरजद करेगा, वोट जो है हुकूमत के खिलाफ देगा, तो उसके खिलाफ बाकायदा एक तरीका कार है, पेचीदा तरीका कार है। उसमें यह होगा कि वो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्टी जो है, वो स्पीकर को उस मेंबर के खिलाफ डॉक्यूमेंट पेश करेगा कि जनाब इसको शौक का नोटिस जारी किया गया, ये जवाब नहीं दे सका। उसके बाद वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 30 दिन में उसका फैसला करेगा। और इलेक्शन कमीशन जो डिसीड कर देता है तो उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में उसका फैसला करेगा। एक लंबा पेचीदा मसला है। अब स्पीकर ने अगर अपने आइन की मारवाद कोई ऐसी बात की जिससे जो आइन के खिलाफ है, मुख्तसर कंवर साहब टाइम कम है, मुख्तसर जवाब ये दे दे, क्या आपको अदम एतमाद के मामले पे वोटिंग होती नजर आती है या उससे पहले ही कोई फैसला आर या पार हो जाएगा? नहीं, फैसला तो नहीं आ सकता, लेकिन आपके मैंने अर्ज किया स्पीकर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, वजीर आज़म भी तो फैसला कर सकते हैं। वजीर आज़म के पास तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ना। रूलिंग नहीं दे सकता वो स्पीकर जो है। स्पीकर किसी को रोक नहीं सकता, किसी को कदम नहीं लगा सकता, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट ऑफिसर है, वो चलाएगा, उसके बाद तो कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, मैं तो इस मामले के ऊपर कि वज़ीर आज़म रहें या चेंज कर दें या कोई और तब्दीली ले आए, मैं इस सवाल से पूछ रहा था। चलें, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अपनी राय से, अपने तजिए से हमें आगाह किया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म के पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए। उनका इम्पैक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आएगा, वी स्टिल बिलीव, बट ही डज हैव ऑल दोज ऑप्शंस। सो देखते हैं कि सूरत हाल क्या बदली है। डू वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक? यस, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे पॉलिटिकल सिनेरियो पर और भी बात होगी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो हम बात करें कुछ मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, जो कि बहुत हौसला अफजा नहीं है, ना हुकूमत के लिए, ना समहाउ अपोजिशन के लिए, एंड ओवरऑल रियासत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेबल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इस वक्त हमारे साथ दो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे हमने इस हवाले से राय लेनी है। हमारे साथ मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनसे हम इस हवाले से राय लेंगे। और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी और तजियाकार हैं, उनसे भी हम पूछेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। आमिर इलियास साहब, सिंस यू आर इन इस्लामाबाद, तो मैं ज़रा इस्लामाबाद के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कल जो इतनी हंगामी सूरत हाल बनी और एकदम से ये हवा चली दो कि पाकिस्तान की सियासत के लिए ये कुछ नई शक्ल नहीं है, कुछ नई खबर नहीं है, इससे पहले भी होता रहा लेकिन बहुत देर के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला। तो इस वक्त इस्लामाबाद की फिजा क्या कह रही है? क्या कुछ बहुत एग्रेसिव मूड आने वाला है हुकूमत की जानिब से, या आपको लगता है कि सेंसिबल अप्रोच के साथ इस मामले को सेटल डाउन करना चाहेगी हुकूमत और वजीर आज़म बिलखुसूस? देखिए, सेंसिबल तो कभी हुआ ही नहीं। बात सिंपल सी है कि हुकूमत बहुत एग्रेसिव है और जो प्राइम एडवाइजर है वो माशाल्लाह उनसे भी लगे। प्राइम मिनिस्टर अगर 100 की स्पीड पे हैं तो वो 300 की स्पीड का मशवरा देते हैं। शेख रशीद साहब ने गवर्नर राज का मशवरा दे दिया और गवर्नर राज लगाना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये शेख साहब चूंकि जब हुकूमत में नहीं आए थे तो बड़ी धुआंधार तकरीरें करते थे कि गिराओ, जलाओ और सब कुछ तबाह कर दो, ये शेख साहब की तकरीरें होती थी। और अब जब वजीर दाखिला बने हैं तो कहते हैं मैं पीस के रख दूंगा। और फिर जब पीसने की बारी आई है तो आइन का आर्टिकल 232 इन्होंने निकाला है कि उसमें सदर की जवाबदीद लिखी हुई है, वो यानी वजीर आजम की एडवाइस पे काबीना डिवीजन फिर जाके सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद एक प्रोक्लेमेशन जारी करती है, यानी जिसे उर्दू में फरमान कहते हैं कि जी वो सिंध पे कब्जा कर लें। हालात वो नहीं है कि जैसे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फंसी हुई है और बजाय गुफ्तगू करने के वो सारे वक्त तो गुजार दिए, अब ये फिर एक टकराव की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे कुछ एडवाइजर्स पहले से ही प्राइम मिनिस्टर को वहां पहुंचा चुके हैं। क्योंकि ये जो इनके अपने अंदर लोग टूटे हैं वो इन रवैयों से ही टूटे हैं। ये कोई इस वजह से नहीं टूट गए कि उनके साथ कोई बहुत प्यार हो रहा था और उन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी के अंदर आवाज नहीं सुन रहे थे। कल से बड़ा चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पिछले साल एतमाद का वोट लिया था तो उन्होंने कहा था जो लोग मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं खुल के खड़े हो जाए। अब उन सबको ये कह रहे हैं कि ये बेच चुके और ये पैसे ले चुके हुए हैं और सब चीजें पाकिस्तान की सियासत में। ये देखिए, ये जितने लोग हैं इनमें से चंद एक के अलावा सारे के सारे हर वक्त सियासी पार्टियां बदलती हैं और हमारे की ये बदकिस्मती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो काफ लीग बने, जब भी कुछ बने और फिर पीटीआई बनी, तो यही वो लोग हैं जो कभी जनूबी महाज सूबा बना के खड़े हो जाते हैं और उस वक्त अलग ग्रुप बनाया और बाद में ये सारे के सारे पीटीआई के हवाले हो गए। ये सारे के सारे इन्होंने गले में मफलर डाले इमरान खान साहब के पास आके, इन सबको डलवाए गए मखसूस गाड़ियों में। इनको पहले जहांगीर तरीन के घर ले जाया जाता था और फिर जहांगीर तरीन बन्नी गाला लेके आया करते थे। ये कुछ छुपी हुई हिस्ट्री नहीं है, आज से 4 पहले ये सारे काम शुरू हो गए थे और अब ये अपने दूसरे अंजाम की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग आए थे उनको तो पता है हम कैसे आए थे और अब उनको उस वक्त प्रेस रिलीज नैब की जारी होती थी। बहुत सारे एमएनएज वो भी हैं जो सिर्फ एक प्रेस रिलीज की बुनियाद पे लॉयल्टी चेंज कर गए थे। तो जिस पर ख्वाजा साद रफीक के ट्वीट्स मुसलसल आ रहे हैं कि जिनको डरा धमका के ले जाया गया अब वो फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो आज ये जमीर के सौदागर हो गए। बिल्कुल ये अफसोसनाक सिचुएशन है। आमिर इलियास साहब, आपसे दोबारा भी सवाल से बात करते हैं। मंसूर अली खान भी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, कल जो हमने एक पॉलिटिकल सिचुएशन देखी है बड़ी अफसोसनाक है और जिस तरह से पहले सबकी टेंशन इत्तेहादियों पर थी, दीगर जमातों पर थी, अब पीटीआई को अपने ही या हुकूमत को अपने ही लोगों से जिस तरह से वो एक्सपोज होकर सामने आए हैं और दूसरी तरफ जो आमिर इलियास साहब ने अभी एग्रेशन वाला एक मामला कहा और जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, ये भी एक बहुत अफसोसनाक बात है और जिसकी वजह से भी पहले पार्टी के अंदर इस तरह के जो कहले इंतशार फैला जिसके रिजल्ट अब सबके सामने आ रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में आपको ये मानना तो पड़ेगा कि जो कुछ भी हो इनको कहाँ लौटा ही जाएगा। ये 2018 के अंदर भी लौटे थे, ये 2022 के अंदर भी लौटे ही हैं। तो अग्रेशन तो अंडरस्टूड है, अग्रेशन क्यों ना हो। यही अग्रेशन नून लीग में भी होता था और नून लीग भी उस वक्त काफी अग्रेसिव टोन लेके जब अपने जलसे करती थी तो जिस किस्म के बयानात देती थी, नारे लगाती थी, उसमें भी अग्रेशन था। आज इमरान खान साहब की बातों में भी अग्रेशन है, लेकिन ऑब्वियसली किया कुछ नहीं जा सकता। गलती इमरान खान साहब की अपनी है कि ये जो इमारत उन्होंने खड़ी की वो इन्हीं लोटों की बुनियाद के ऊपर खड़ी की।
हम इसको बैठ के ये कह लें कि जनाब इनका ज़मीर जाग गया है, ये आज इनकी आंखें खुल गई हैं, इन्होंने देख लिया है कि मजीद नहीं सिस्टम चल सकता। लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग मौका परस्त होते हैं, ये देखते हैं कि अब अगली हवा किस तरफ की चल रही है, आइए उस हवा का फायदा उठाते हैं, उसी रुख में चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर बाकी इनका ज़मीर जागता, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ जी इनका ज़मीर जाग गया है और इनको नूर नजर आना शुरू हो गया है, वो सब कुछ नजर आना शुरू हो गया जो पहले नहीं था, तो फिर अपने ओहदों से पहले इस्तीफा देते, अपनी सीटों से इस्तीफा देते, बाई इलेक्शन लड़ते, उसके बाद लोगों से नया मैंडेट लेकर आके उसके बाद जो मर्जी करते। लेकिन हकीकत ये है कि हम जानते हैं ये गंदी सियासत है और इस सियासत का हिस्सा इमरान खान साहब खुद भी रहे हैं, उन्होंने खुद भी ये सब कुछ किया है और आज वही बोया हुआ खुद भी काट रहे हैं। और अगर ऑपोजिशन के लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह से आगे चल के उनको कोई फायदा होगा, तो एक दिन यही लोग इनको भी इसी तरह ही दगा देंगे, बगावत करेंगे और फिर हम दोबारा ये स्टोरी चलेगी। कल के जो एपिसोड है इसका आपके ख्याल में सबसे ज्यादा फायदा, इसको मैं एपिसोड कहूं या मूव कहूं, क्योंकि खबरें तो ये कोई आज की तो नहीं है, कई दिन से आ रही है कि जी सिंध हाउस में कुछ लोग हैं या कहीं किसी सेफ हाउस में कुछ लोग हैं और जो बाखबर साफी हैं या बाखबर तबका उसको मालूम था कि वो लोग कहां पे हैं, इवन कौन कौन है ये भी मालूम था। लेकिन कल एकदम से जिस तरीके से ये खबर चली, एपिसोड हुई, आपके ख्याल में इसकी टाइमिंग का और इसके होने का असल फायदा किसको था कल जिस तरह से हुआ, और क्या वो फायदा हुआ या होगा जिस वजह से ये सारी सूरत हाल एकदम से सामने आई है, कल ब्लास्ट की है? मेरे ख्याल में इसके दो टारगेट थे, उसमें से एक टारगेट जो थी वो मेरी इत्तला के मुताबिक ऑपोजिशन के कुछ और हुकूमत के कुछ और लोग भी हैं जो बेसिकली इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, जिन्होंने तो कोई फैसला नहीं किया। उनकी कमिटमेंट्स हुई हैं ऑपोजिशन के साथ, ज़बानी कलामी हुई है, उन्होंने कहा है कि जी ठीक है वक्त आने के ऊपर हम आपका साथ देंगे, लेकिन अभी हमें सोचने का वक्त दीजिए। और दूसरा इसके जो टारगेट थे वो इत्तेहादी भी थे, जो कि अभी गुमगू की सूरत हाल में है, फैसला नहीं कर पा रहे थे। दो इनके पास सबूत थे कि हाँ जी ये लोग इनके हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों ग्रुप्स को जो है ये दिखाने के लिए कि जी देखें हमारे पास स्ट्रेंथ है, लोग हमारे पास मौजूद है, और अगर आपने ये फैसला ना किया तो फिर आप सवारी जो है वो रह जाएगी, आप यू विल नॉट बी एबल टू राइड अलॉन्ग विद अस। तो इन दोनों को टारगेट करते हुए दिखाया गया है। और अब मेरे ख्याल में आपने देखा भी कि कल ये एपिसोड जैसी हुआ है तो कल कम से कम दो इत्तेहादियों की जानिब से, काफी की जानिब से भी और एमक्यूएम की जानिब से भी मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर बैठ के कह दिया गया कि वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनकी जगह एक नया वजीर आजम आना चाहिए। तो ये बात इत्तेहादियों की तरफ से नहीं आई थी, कल के इस एपिसोड के बाद उन्होंने भी बिलाखिर ये बात कह दी है। ठीक हो गया। मंसूर अली खान और आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, सिचुएशन पे और भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि हमने कहा कि वो कतई तौर पे भी इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत अच्छा मंजरनामा नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत का हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना और मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। आमिर साहब, एक तो ये जो कल ज़बान का इस्तेमाल हुआ कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में और उसके अंदर बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बातें की गई। फिर सईद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कितना गैर पार्लिमानी लफ्ज़ जो कि शायद हम कैजुअली भी इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने ऑन एयर इस्तेमाल किया सभी मीडिया कैमरास के सामने। और शेख रशीद साहब बिलावल साहब के बारे में कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे वो भी हमने सुना। ये इंतहाई जो गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि अब ये आम हो गया है। अब लोग बोलते हैं हमारे पॉलिटिशियन पार्लियामेंटेरियंस और शर्मिंदा भी नहीं होते। इस कल्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये किस जानिब हम जा रहे हैं? हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी जबान ऐसी तो न थी। वो कहते थे कि आ नहीं रही थी, हम जा नहीं रहे, हम इस कल्चर में जा चुके हैं। हमारा सोशल मीडिया, हमारी लैंग्वेजेस सारी की सारी इस तरफ जा चुकी हैं, कोई लीडर बचता नहीं है। और आपने चूंकि शहबाज गिल से बात शुरू की जी, तो की जो मीटिंग होती है तर्जुमानों की, उसके अंदर तो होता ही है कि अग्रेसिव हो जाए, मजीद अग्रेसिव हो जाए, वो खुशी नहीं होता किसी बात से। तो शहबाज गिल तो फिर अपनी नौयत के एक मुनफरिद शख्स हैं और वो बिल्कुल एक नया सिलसिला शुरू करते हैं डेली बुनियाद पे और फिर प्राइम मिनिस्टर से उसकी तारीफ। और इसी बुनियाद पे उनके यहाँ एक प्रॉब्लम रहता है, प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं होते अपनी मीडिया टीम से और इर्द गिर्द के लोग ज्यादा भागते हैं और फिर जो मीडिया टीम है वो और भागती है। अब आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं, पीपल्स पार्टी ने ज्यादातर महजब अंदाज ही अपनाया है। कल शायद वो गवर्नर राज की बात या जो भी गलत लफ्ज जो भी बोलेगा वो ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो कोई सईद गनी हो या मैं हूं, आप हो, कोई हो, गलत बात गलत ही कहलाएगी। हमें से हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन हम बतौर कौम इस गड्ढे में गिर चुके हैं क्योंकि हम। ठीक है,
जी आमिर साहब, आपकी ऑडियो का कुछ इशू है, आपसे हम दोबारा राबता करने की भी कोशिश करते हैं। आमिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा आमिर साहब। मैं यही अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर जब आए वो आए थे कि जी मैं एहतसाब भी करूंगा और मैं मुल्क को लेके चला जाऊंगा। 3.5 साल बाद कह रहे हैं कि मैं तो कौम बनाने आया हूँ, आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आया। 3.5 साल वो इसी पे रोते रहे कि ये पता नहीं क्या हो गया, कौन सा माफिया है, जबकि इन्हीं के लोग इसी काम में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर गवर्नेंस पे तवज्जो होती मीडिया हैंडलिंग से ज्यादा तो शायद ये बामकसद गवर्नमेंट बन सकती थी। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप इक्तदार में आ जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपके साथ सिर्फ एहतसाब नहीं लगा हुआ। आपने तहरीके इंसाफ अगर नाम रखा था तो आपने आम आदमी को मसावी मौके देने थे नौकरियों के। आपने जहां घरों की, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तवज्जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की हो जाए तो नतीजा यही निकलता है जो आज सामने आया है कि अब हम उनको लोटे कह लें, हम कुछ भी कह लें, लेकिन लोग तो इन्हीं के गए हैं। इन्हीं के लोग पहले केपी में भी चले गए, इनके लोग पहले बीके सेनेट में सारों के जाके वोट दिए इन्होंने। तो तरबियत तो फिर आपने अपने लोगों की नहीं की, कौम की क्या तरबियत करनी? ठीक हो गया। आमिर साहब, आपने ये तरबियत वाली और सियासी तरबियत वाली बात की, मंसूर अली खान का भी कमेंट हम इस हवाले से ज़रूर लेंगे। मंसूर, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है हमने देखा, और आप अभी आमिर साहब भी यही बात कर रहे थे, और ये कल्चर अनफॉर्चुनेटली इतना जो कहने इंटरवीन हो चुका है कि हमने कल शहबाज गिल साहब की ही जो वीडियो थी उसके नीचे लोगों के कॉमेंट्स अगर हम पढ़ रहे थे तो लोग एक्चुअली में उनको अप्रिशिएट कर रहे थे इस हवाले से कि उन्होंने बड़ी कोई आला और अरफा बात की है टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी के ऊपर जितनी स्लैंग लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। सो आपका इस हवाले से कमेंट। और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने जो सिंध में गवर्नर राज लगाने का एक मशवरा दिया है और अपनी सियासी शोशा छोड़ा है, उस हवाले से भी आपका कमेंट जरूर हम चाहेंगे। आपने फरमाया कि शहबाज गिल साहब ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये जुबान इस्तेमाल की है। मेरा ख्याल में इसमें कसूर टेलीविजन का है, इसमें कसूर हम लोगों का है। मैं मीडिया को ही इस पर ब्लेम करूंगा क्योंकि मैं खुद भी इसका पार्ट हूँ, आप भी इसके पार्ट हैं। शायद काश हमने पहले दिन से ही इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू को अगर हमने सेंसर कर दिया होता, इस किस्म के लोगों को हमने टीवी के ऊपर स्पेस ही ना दी होती, तो आज तक ये जो पौधा आज से चंद साल पहले लगाया गया था ये तनावर दरख्त ना बनता। शहबाज गिल साहब को अगर टॉक शोज के अंदर आना ही उनका बैन कर दिया जाता, उनको अलाउ ही ना किया जाता। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैं खुद भी एक एंकर हूँ, टॉक शोज मैं भी करता हूँ, मुझे कामरान शाहिद साहब के भी एटीट्यूड के ऊपर अफसोस हुआ क्योंकि कल जब ये सब कुछ हो रहा था उनको सब कुछ सुनाई दे रहा था। हमारे आइज भी लगी होती है, आप भी जानते हैं ये बात, आपको सब सुनाई दे रहा होता है। इवन जो ऑन एयर सेंसर जा रहा है वो तो और डिफरेंट है, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है कि आपका गेस्ट किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। उनको रोकना चाहिए था, वहीं पे बंद कर देना चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था। हमारे शोज के अंदर भी कई दफा गेस्ट जो है वो बदतमीजी से बात करते हैं तो हम उनकी तरफ से अपोलोजाइज करते हैं। ट्विटर पे कामरान शाहिद ने ट्विटर पे एक वीडियो अभी डाली है और उसमें उन्होंने अपोलॉजी करते हुए ये कहा है कि मुझे ये लगा कि ये 100% म्यूट था, इसलिए जब हम म्यूट से वापस आए तो हमने उस पर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि उसका कुछ हिस्सा ऑन एयर गया है। ये उनका मौक़िफ़ है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया। बहरहाल दैट वाज नॉट इनफ। मेरा ख्याल में बीइंग एन एंकर पर्सन उनको मजीद रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। और उसके अलावा अभी तक मैं एक चैनल आज से 2 दिन पहले वहां पे एक इंटरव्यू चल गया तो वहां पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएलए को वो इंटरव्यू पसंद नहीं था तो वो चैनल ही बंद होना शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे एक इतनी बड़ी गालियां चली गई ऑन एयर, लेकिन अभी तक पैमरा सोया है, पैमरा की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट माय पॉइंट है कि ये जो भी बदतमीजी का माहौल है ये क्रिएशन में हमारा भी हाथ है, मीडिया का भी हाथ है, और ये आप आगे आगे देखिएगा मेरी नजर में ये बदतमीजी और ज्यादा बढ़ेगी और हमारे लिए ऐसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई एका करना चाहिए कि शहबाज गिल साहब जैसी शख्सियात को नहीं लाना चाहिए और तमाम चैनल्स और एंकर्स और उनके कोऑर्डिनेटर्स को ये हिदायत होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ना लिया जाए प्रोग्राम्स के अंदर? मंसूर, बड़ा एक ट्रिकी ग्राउंड है क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे आजादी इजहार राय भी आता है, लेकिन मेरा ख्याल में फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट कम से कम थोड़ी देर के लिए जो है शहबाज गिल साहब को भी इस बात का पता लगे कि दिस कैन नॉट बी टेकन वेरी इजीली। इसके लिए उनको कम से कम एक सजा के तौर पे कुछ अरसे के लिए जरूर उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, लेकिन मैं कतई तौर पे इस हक में नहीं हूँ कि हमेशा के लिए जमाबंदी कर दी जाए। आजादी इजहार राय सबका राइट है, लेकिन ऑब्वियसली हदूद के अंदर रहते हैं। ठीक है, वक्त चूंकि हमारे पास कम है, अब इन दी एंड में दोनों से यही एक ही सवाल है तो मैं अब दोनों एक्सपर्ट से यही बात सामने रखूंगा। पहले बेशक मंसूर आप जवाब दे दें, फिर हम आमिर साहब लेंगे। अब इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस की बात है, कुछ एग्रेसिव ऐसी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो कि बीइंग एग्रेसिव वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून को इजाज़त देता है, लेकिन वो मुल्क के सियासी माहौल के लिए और बतौर रियासत मुल्क के लिए कतई तौर पे अच्छा नहीं होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। आपके ख्याल में व्हाट ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ और क्या वो उनको एक्सरसाइज करेंगे? आपका क्या तज्जिया है सूरत हाल को लेकर?
तारीख ये बताती है कि जब भी कोई हुक्मरान जाने लगता है तो उसके बाद वो ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता है जिसकी वजह से मुल्क का भी नुकसान होता है, उसका अपना भी नुकसान होता है। अगर तो इमरान खान सियासी तौर पे जिंदा रहना चाहते हैं और अपना कद काठ बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में द राइट थिंग टू डू वुड बी कि वो इस वक्त इस्तीफा दे दें, इस ओहदे को छोड़ दें और ये कह दें कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक हो गया। आमिर इलियास साहब, इस हवाले से आपका भी कमेंट। देखें जी कि एचिसन के दोस्त चौधरी निसार अली खान 2 साल पहले वो कह गए कि मैं इमरान खान को बिल्कुल नहीं समझता था कि वो इक्तदार के लिए इस कदर नीचे जा सकते हैं। आज भी उनकी दोनों की दोस्ती मौजूद है अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान ने इक्तदार के लिए हर तरह का कंप्रोमाइज किया है। तो जो बात आप इशारा कर रहे हैं एग्जेक्टिव पावर की, वो कुछ भी ये जो रास्ता मंसूर साहब कह रहे हैं, ये तो उनको कई दिन पहले इख्तियार करने का ऑप्शन मौजूद था। उनके पास ये रिपोर्ट्स थी। ये पब्लिक कालू है ना लोग सारे के सारे इनके, ये बिल्कुल छुपी हुई कहानी नहीं है। ये कई हफ्तों से मैदान जारी था, उनके पास रिपोर्ट्स आ रही थी, उन्होंने राब्ते किए, लेकिन जबिल्लत ये है कि नहीं मेरे सामने आओ और खुद आके बात करो कि नहीं सॉरी सर। तो ना वो मांगते हैं वोट अपने तादियों से, ना वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं सब आके सबमिट करें। ये उनकी आमिर साहब, वो शुक्राने के नवाफिल किधर गए जो प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले पढ़े थे उन्होंने, और 2 नफल मान भी लिए थे उन्होंने अपनी तकरीर के मुताबिक कि मैं तो शुक्र कर रहा हूँ ये इकट्ठे हुए तरीके अदम एतमाद लाए हैं। उन शुक्राने के नवाफिल का क्या उल्टे पड़ गए वो आपके ख्याल में? वो मेरा ख्याल है वो जो 27 के जलसे की तैयारियां कर रहे हैं ना, उसके बाद वो शुक्राने के नवाफिल अदा करने की तैयारी करेंगे। वो कुछ करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि मैं ऐसा ब्लास्ट कर लूंगा तकरीर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन सियासत के दिल बड़ा बेरहम होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ये मकाफाते अमल का मतलब चाहे अच्छा है या बुरा है, इसके अंदर नॉर्म्स पे ना जाएं, लेकिन आपने कल ऐसा किया था, आज आप वैसा करने जा, आपको सोचना चाहिए था। आपके पास बड़ा वक्त था, जितनी आइडियल तमाम इदारों की आपके साथ थी, सिर्फ आपको डिलीवर करना था। जो आपने मीडिया टीमों के साथ बैठ के अपना टाइम जाया किया, बजाय मुल्क के लिए डिलीवर करते। आपके साथ बड़ी आई मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जितना फायदा इमरान खान को दिया है, पाकिस्तान के किसी वजीर आजम को नहीं दिया। लेकिन ये कहीं पे अपनी टीम लेके नहीं चल सके, और वो टीम बनाने के ही कप्तान थे। लेकिन अच्छा, ये बड़ा आम नुक्ता चूंकि आपने उठा दिया और मेरे पास 2 मिनट मजीद हैं, तो मैं चाहता हूं जरा मंसूर, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की आमिर साहब ने, एक तो अभी 2 बड़े पाकिस्तान के जो पावर हाउसेज हैं, एक अदलिया है और एक मिलिट्री है, ओबियसली उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, स्टेक्स हैं उनके, और ऐसा कभी मुमकिन हो नहीं सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि इनके स्टेक्स के बगैर ही कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, आ जाए या चली जाए। बड़े अहम इदारे हैं हमारे दोनों। एक तो ये कि उनकी तरफ से अब इस सिचुएशन को व्हाट डू यू थिंक कैसे देखा जा रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या अब इस सूरत हाल के बाद ये जो 27 का जलसा है, एक ख्याल ये भी मौजूद है कि इमरान खान साहब शायद कहीं इसमें जब अपनी शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें तो उनके बारे में भी करें जिनके बारे में अपोजिशन कहती रही है कि उनकी बेस पे इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे। तो ऐसा भी क्या कोई इम्कान आपके ख्याल में मौजूद है, इसलिए इमरान खान साहब 1 मिलियन की कॉल दे रहे हैं? मेरे ख्याल में आपने सही नुक्ता उठाया है। मुझे भी इस बात का शक आता है कि शायद बेशक अभी ना हो, 27 को ना हो, लेकिन आगे चल के अगर इमरान खान साहब जो है वो ये समझते हैं कि मुझे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके ये सब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के इस पूरे निजाम के अंदर कि हर दफा जब भी कोई इक़्तिदार से अलग होता है तो एक ही जगह को टारगेट करता है, एक ही जगह की तनकीद करना शुरू करता है। मेरे ख्याल में हम सबको, तमाम सियासतदानों को, पूरे सिस्टम को सोचने की जरूरत है कि सिस्टम ऐसे चले कि अपनी अपनी हदूद के अंदर रहे, वो एक दूसरे की हदूद के अंदर ना जाए, और आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो कुछ किताब के अंदर लिखा है उसके मुताबिक ही उसके ऊपर अमल किया जाए, ताकि इसके जब भी कोई सिस्टम खत्म हो, जब भी कोई हुक्मरान अपनी सीट से अलग हो, तो कम से कम उसके छींटे जो हैं वो दूसरे इदारे के ऊपर ना पड़े। और मेरे ख्याल में नाउ इट्स हाई टाइम के सारे इस बारे में सोचना शुरू करें। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब का जहां पे ताल्लुक है, थोड़ी सी उन्होंने इसकी इंडिकेशन दिए भी हैं। रिसेंटली अपनी चंद तकारीर के अंदर ये कहा भी कि जी मुझे मना किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद अगली तकरीर के अंदर उन्होंने कहना बंद भी कर दिया। तो मेरे ख्याल में हल्की सी इंडिकेशन थी कि जनाब मैं खतरनाक हो सकता हूँ, और किसके लिए खतरनाक हो सकता हूँ उसका वाज़ेह इशारा कर दिया। आमिर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही आपको ये कहा था कि वो जा ही उस तरफ रहे हैं, और नवाज शरीफ को 4 साल लगे जरा खुल के बात करते हुए, और इमरान खान को ट्विटर पे आते हुए चंद सेकंड लगेंगे। और ये बात सबको पता है, सबके मद्देनजर है, और सब चीजें चेक की जा रही हैं। इनको बताया भी गया है, समझाया भी गया है बहुत अच्छे अंदाज से कि आप सब कुछ जानते हैं कि कब कैसे क्या हुआ था। तो उनको बता दिया गया है कि जब वो कुछ करेंगे तो रिएक्शन भी क्या होगा। ये सारी चीजें उनके इल्म में हैं, उनके साथियों के इल्म में हैं, लेकिन वो जो उन्होंने लफ्ज खतरनाक कहा था, खतरनाक की जगह, तो
यूज करने के चक्कर में है, फिर देखते हैं कि कौन किसके चक्कर में आएगा। ठीक है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। ठीक है, मंसूर अली खान साहब और आमिर राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। आपने बड़ी डिटेल के अंदर मुख्तलिफ, हमने जितने भी इसके पहलू थे कोशिश की कि हम इन सभी पे बात करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। बहुत लंबी सियासी गुफ्तगू करने के बाद अब थोड़ा सा मूड को चेंज करेंगे और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफैरा फैज़ आज गई हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट, जहां पे बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए फ्री खाना दिया जाता है। उफैरा ने वहाँ पे क्या देखा, आपको दिखाते हैं आज के मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं उफैरा फैज़। नाज़रीन, बच्चे मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं और उनकी परवरिश में ग़िज़ा सबसे अहम और बुनियादी किरदार अदा करती है, जबकि पाकिस्तान में 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। आज मैं मौजूद हूँ सेंट लॉरेंस स्कूल में, जहाँ पर अल्लाह वाले ट्रस्ट के तहत बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। तो आइए अल्लाह वाले ट्रस्ट के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? माशाल्लाह बच्चों में खाना तकसीम हो रहा है यहाँ पे। जी जी सर, क्या बना है आज? आज बने हैं चने वाले चावल। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद साहब। शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चों में जब इस तरह खाना तकसीम करते हैं कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इन्हीं स्कूलों में कभी हम पढ़ा करते थे, इन्हीं बेंचों में कभी हम बैठा करते थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी होती है। तो लाहौर में कितने स्कूलों से आपने आगाज़ किया ये खाना बांटने का? हमने यहाँ पर MOU जो साइन किया वो 100 स्कूल का है, जिसमें अच्छा। कोई तकरीबन 23,000 बच्चे हैं जिन्हें रोजाना की बुनियाद पे हमने खाना देना। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप लोग देते हैं, खाना डिलीवर करते हैं? जी, डेली बेसिस। और कितने स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है? इस वक्त तकरीबन 50 में हो चुका है। और कितने बच्चों की तादाद बनती है? ये तकरीबन आप आधे लगा लें, ये तकरीबन 12-12,500 12,500 बच्चों को आप डेली बेसिस पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, टारगेट बहुत बड़ा है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लाहौर के अलावा भी कोई शहर हैं जिनमें स्कूल्स में आप लोग इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? अभी हमने शुरू किया है फेडरल के स्कूल्स जो है इस्लामाबाद में, तो वहाँ जो है जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उस पर हमने साइन किया, लेकिन उधर 25,000 बच्चे हैं। 25,000 हाँ जी, वो अभी हमने शुरू किया, यानी समझिए ये फर्स्ट मंथ है उसका। ठीक है। तो सर, अगर पंजाब की और इस्लामाबाद की बात की जाए तो कितने स्कूल्स आते हैं? आप लोगों ने एक लिस्ट तैयार की होगी, कितने स्कूल्स हैं जिनका टारगेट करना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो पूरा पाकिस्तान टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2 करोड़ 23 लाख बच्चा जो है वो तो स्कूल से बाहर है, जिसे हमने अट्रैक्ट करना है कि वो वापस आ सके। और दूसरा ये है कि जो स्कूल्स हैं इनमें जो ड्रॉप आउट रेशो है वो 62% है। अच्छा। तो जहाँ हमने खाना खिलाया है वहाँ पर जो है तकरीबन वो 60% रिड्यूस हो गई है, अब 2% रह गई है। सर, खाने की अगर बात करें तो मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 दिन चावल है, ठीक है, और 3 दिन रोटी है। ठीक तो है। उसमें आलू गोश्त से लेकर पकौड़ा कड़ी हो गई, चने हो गए, इसी तरह जैसे आज चने वाले चावल है, सब्जी वाले चावल है, इस तरह से करके 3 दिन चावल है विद डिफरेंट वैरायटी, ठीक है, और 3 दिन सालन है। तो सर, किस तरह से आप लोग मेंटेन रखते हैं चेक एंड बैलेंस और मयार को किस तरह से यकीनी बनाते हैं? देखिए, जो अल्लाह वाली ट्रस्ट है ना, इसका जो किचन है वो फूड अथॉरिटी से जो है अप्रूव्ड है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ISO 9000 जो है वो भी हमें अप्रूव्ड है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी है, मेनली फूड सेफ्टी और फूड हैंडलिंग, उसमें हमारे बच्चे फुली ट्रेंड है और उनकी रेगुलर बेसिस पे जो वर्कशॉप्स होती रहती हैं ट्रेनिंग की। अच्छा सर, अब यहाँ मेरे सामने बच्चे कुछ खाना खा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, अगर बच्चा एक अपनी प्लेट खत्म कर लेता है तो उसको रिफिल मिल जाता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाता है। और तो टीचर ज़्यादा अच्छा बताएंगी। अभी तक ये है कि इन्होंने इतनी ये चल के यहाँ तक आ गया कि इन्हें पता है कि एक बच्चा कितना खाना खाता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो कभी आपने बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय किया है फूड को? मैंने बड़ी दफ़ा किया इनके साथ बैठ के खाना असल में, लेकिन आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ कि मेरे ऑफिस में मैं रोज़ाना यही खाना खाता हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह वाले ट्रस्ट बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं उसमें इतना एक्टिव नहीं था। मेरे एक दोस्त थे और एक खाला मेरी, और वो मुझे कहते रहते थे कि खाना शुरू करना है, खाना शुरू करना है।
तो वो जो है उनकी वजह से खाना शुरू हुआ। लेकिन वो अल्टीमेटली पता चला कि वो मुझे चलाना पड़ गया। ठीक है। तो इस वजह से ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से दी गई नौकरी है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ अल्लाह के यहाँ, और जब तक अल्लाह हमें पैसे भेजता रहेगा तो तब तक। बिल्कुल, अल्लाह ने आपको एक जरिया बना दिया इन मासूम बच्चों तक खाना पहुँचाने के लिए। सर, अब हम किसी और क्लास में चलते हैं, वहाँ भी बच्चों से मिलते हैं। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे खाने में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए आहिस्ता सी आवाज़ में उन्होंने मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। तो सर, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को खाना खिलाने के अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? हमने खाना खिलाने के अलावा ये किया है कि इनकी हाइट और वेट, उसका रिकॉर्ड हमने कर लिया। एक बच्चे का? एक बच्चे का, सब बच्चों का। जबरदस्त। अच्छा, उससे फिर हमने एक BMI जो है ना, बॉडी मास इंडेक्स का एक ग्रोथ चार्ट है। ठीक है। उसके मुताबिक हमने उस पर एनालाइज करके देखा है कि कौन से बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कमज़ोर हैं, और उनकी अलग से लिस्ट बना ली है। इसमें यह है कि अब हमारे पास एग्जैक्टली हमें पता है कि कितने बच्चे इनमें से वीक हैं और कितने बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं। ठीक है। वैसे आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल जब हमने वीक बच्चों को खाना खिलाया तो उसमें से 77% की ग्रोथ जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने ये किया, क्योंकि आपको पता है 80% लर्निंग जो है वो विजन से होती है, विजुअल लर्निंग है, तो हमने इन सब की पहले आंखें टेस्ट करवाई। क्या आप स्कूल्स के अंदर मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं? असल में शुरू तो हम खाने से ही हुए थे, लेकिन जब आए तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि अगर किसी बात, फिर हमने इसे एक्सपैंड कर दिया। मतलब ठीक है। तो हमने जब एक्सपैंड किया तो उसमें ये किया कि पहले BMI तो हमने लेना ही लेना था, लेकिन उसके बाद फिर हमने किया कि इनकी आई स्क्रीनिंग करवा दी, और जिन बच्चों की नज़रें कमज़ोर थी उनको हमने ग्लासेस दे दिए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने उसके हेयरिंग टेस्ट करवाए हैं कि जिन बच्चों के कान कमज़ोर हैं उनके ऊपर दवाइयों पर काम चल रहा है। तीसरा हमने एक्स्ट्रा वैसे ही कर दिया था, हमारा हाथ पड़ता था तो हमने क्या किया है कि उनके डेंटल जो है चेकअप्स करवाए, और इन बच्चों की जो हमने फिलिंग्स भी करवा दी हैं। क्या बात है। अभी डॉक्टर्स की एक और चेन हमारे साथ मिली है, तो अब हमने इनकी जनरल हेल्थ कैंप भी शुरू करवा दी। खाना खाने के बाद बच्चे एक्टिव हो जाते हैं? ये टीचर ज़्यादा अच्छी सोर्स होगी बताने के लिए। हमारे पास तो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्कूल्स की है। यहाँ के अगर आप टीचर से पूछ लें, बच्चे जो है लेथार्जिक होते हैं। कई बच्चे रात को ना ठेलों पे काम करते हैं। आप ये सोचिए कि अगर रात को 9 बजे खाना खाया हो और दूसरे दिन 12 बजे खाना मिले, तो 15 घंटे के बाद खाना मिलता है। बहुत एक ज़्यादा टाइम का डिस्टेंस है, जिसमें आपका बुरा हाल हो जाता है जब बच्चे ने पढ़ना हो। तो अब जब से इन्हें खाना मिलना शुरू हुआ है तो बच्चों की सेहत बहुत इंप्रूव हो गई है, और उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना, वो भी बहुत अच्छा है। सर, आप लोगों का फ्यूचर विजन क्या है? देखिए, फ्यूचर विजन ये है कि जितने भी बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल्स आते हैं उन सबको खाना मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी नॉन ट्रेडिशनल इंटरवेंशन है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, 60% जो है वो ड्रॉप आउट की रेशो खत्म हो गई, कम हो गई। ठीक है। 33% जो है वो एवरेज, जो हमने पहले पिछले साल स्कूल खोले हैं उनके ऑन एन एवरेज 33% की इंक्रीज आ गई है। तो अब मुझे बताइए कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो 93% का रिजल्ट दे सकती है? सर, जब आप स्कूल में जाते हैं अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, वहाँ बच्चों से मिलते होंगे, टीचर से बच्चों की कहानियाँ सुनते होंगे। जब बच्चों को देखते हैं, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? बड़ी दिल खराश किस्म की दास्तानें हैं। अभी पिछले दिनों हम एक स्कूल में गए तो वहाँ पर एक बच्चा जो था वो बिल्कुल डेस्क पे अपने गिरा हुआ था और उसने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा। तो जब पता किया तो पता चला वो किसी शवारमा की दुकान पे काम करता है, और वो रात 12 बजे का 1-1.5-2 बजे तक उसे काम लेते हैं। तो वो फिर जब सुबह स्कूल आता है तो वो थका हुआ होता है। मोस्टली बच्चे जो है इनकी माएँ घरों में काम करती हैं। अब वो जो है जब शाम को वापस आती है तो दे आर नॉट श्योर कि आज कोठी से कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बुनियादी सवाल वो ये कि जब आप इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं तो अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? पहली बात तो ये बता दूं कि अभी तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा। ये सोलली अल्लाह वाले ट्रस्ट खाना खिलाते हैं और अपने रिसोर्सेज से खिलाते हैं। स्कूल्स में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। ये हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा है, और इंशाअल्लाह एक नया दौर सियासत का अवाम से मैंडेट लेने के बाद इस मुल्क में शुरू होगा, और जो बदनामी सियासत और सियासतदानों की गई है उसका अवाम फैसला करेंगे कि आज मुल्क को किसने मुश्किलात से दो चार किया, किसने मुल्क की मईशत तबाह की। ये अवाम के फैसले हैं। करप्शन अगर पकड़नी है तो उसका निज़ाम मौजूद है। करप्शन का निज़ाम ये नैब का निज़ाम नहीं है, इत्तेसाब का निज़ाम ये नैब का निज़ाम नहीं है। आप इन अदालतों में जाएं, लोगों की तरह बातें तो सुने कि जो जुल्म
नैब कर रही है, जो आज इस मुल्क का सबसे करप्ट इदारा नैब बन चुका है, जिसने इस मुल्क की गवर्नेंस को मफलूज कर दिया है। मैंने हमेशा सवाल किया है, नैब बना था सियासतदानों के एहतसाब के लिए। जरा बता दें कि चेयरमैन साहब जो आखिरी कदमों पर है, इनकी नौकरी के दिन भी गिने जा चुके हैं, इनका ताल्लुक भी इमरान खान की नौकरी से है। ये आज बता दें कि 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, कितने सियासतदानों का एहतसाब इन्होंने किया है, किससे क्या बरामद किया है। आज ये आपको बताने से कासर रहेंगे। इनका काम सिर्फ लोगों पर जैली मुकदमे बनाना, उनसे पैसे पकड़ना, हर हाउसिंग कॉलोनी के अंदर घुसे हुए हैं। जहां पर पैसे की उम्मीद होती है वहां पर आपको नैब मिलेगा। जहां करप्शन है वहां नैब है, रोकने के लिए नहीं, अपनी जेबें भरने के लिए। यही इस हुकूमत की भी हालत है। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की जरूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहां पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। उसकी अपनी पार्टी के मेंबरान बगावत कर चुके हैं, खड़े होकर कह चुके हैं कि तुम्हें वोट नहीं देंगे। कल इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कौमी असेंबली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं है। इसने मईशत को तबाह किया है, इसने अवाम को तकलीफ दी है, इसने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया है। आज कोई इखलाकी जवाब है हुकूमत में रहने का? आज जरूरत इस बात की है कि अवाम के पास फिर जाएं। हम इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांगते, हम ये नौकरियां नहीं चाहते, हम इमरान खान उसके वजीरों की तरह कुर्सियों से चिमटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक दफा शिफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को फैसले का मौका मिले। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज जरूरत यह है कि जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि आइन बालादस्त हो, बात आइन की हो, बात निज़ाम की हो, बात जमहूरियत की हो। बात ये चोरी छुपे स्पीकर को बुलाकर, स्पीकर को धमकियां देकर, स्पीकर को लालच देकर कोशिश ये करना कि हम आइन के मुताबिक निज़ाम को ना चलाएं, ये सब हज़रात जान लें और स्पीकर साहब जान लें कि आप कानून से बाला नहीं है, आप आइन से बाला नहीं है। जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, ये मैं नहीं कहता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से बात कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखाया। अपडेट करते रहेंगे आपको इस हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से एक्सप्रेसो में आपको एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे 22 करोड़ दुआओं ने जिताया, मैं अपने लिए नहीं कौम के लिए खेल रहा था। ये वो अल्फाज थे जो अब से कुछ दिन पहले हमने खबरों की जीनत देखे, और ये थे एहसन रमज़ान के अल्फाज। खेल के मैदानों से वैसे तो बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों में क्रिकेट के बारे में हमें मालूम है, इनफैक्ट रिसेंटली जो टेस्ट हुआ बहुत अच्छा था। स्नूकर के बारे में हमने आज बात करनी है। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इससे पहले भी हमें मालूम है, हम यूसुफ साहब हो जाएं, आसिफ साहब हो जाएं, बहुत अच्छा हमारे प्लेयर्स करते रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आज हमारे साथ एहसन मौजूद है, और एहसन ने रिसेंटली ये कहा जाए कि कम उम्र तरीन इस वक्त आलमी स्नूकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया तो दुरुस्त होगा। सिर्फ 16 साल इनकी उम्र है, और इसमें उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को चारों शाने चित कर दिया है। हमने ज़रूरी समझा, और ये कैसे हो सकता है कि कोई कुछ अचीव करे पाकिस्तानी दुनिया भर में और वो एक्सप्रेसो का हिस्सा ना बने। आज हमारे साथ एहसन इसी हवाले से मौजूद है। एहसन हमारे साथ मौजूद है। एहसन, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है? जी थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत से नवाजा। एहसन, आपने इतनी कम उम्र में स्नूकर चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। ऑब्वियसली बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ आपका कंपटीशन होगा। आपको इतना जो इंटरेस्ट हुआ, जिस पैशन के तहत आपने चैंपियनशिप जीती, ये कब से है आपको? ये मुझे मेरे पापा बिलियर्ड खेलते थे, अपने घर में टेबल रखा था, तो उन्हें देख के मुझे शौक हुआ, और वहाँ से मैंने अपना पैशन बना लिया। और मेरे माँ बाप की भी यही दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आज इसमें कामयाब किया। एहसन, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। आपने स्कूल वगैरह से ज़्यादा जो आपकी तवज्जो रही है वो स्नूकर की जानिब रही है, और इसने आपको बहुत बड़ा रिजल्ट भी दिया है। एक तो ये कि क्या आप समझते हैं
कि ये ठीक तजर्बा था आपका, या आपको लगता है कि नहीं इसके साथ साथ अब आपको तालीम की जानिब भी अपना फोकस करना चाहिए, या आप तालीम कर रहे हैं तो वो भी हमें बता दीजिए। जी, मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी क्योंकि मामा बचपन में ही फौत हो गई थी, तो बाबा को वो भी 4 साल हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास ये था कि भाई बोलते थे कि आप स्टडी कर लो, मैं बोलता था मैंने स्नूकर खेलनी है, वो कहते थे स्नूकर से अच्छा कोई आप काम कर लो। तो मेरे यही तो टारगेट थे कि मैं स्नूकर भी खेलूंगा, स्टडी भी करूंगा। और लास्ट टाइम 2 साल से मेरा इंटरनेशनल टूर में नाम आ रहा था, और इसी वजह से मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब होती थी कि मुझे यही होता था कि इंटरनेशनल में मेरा नाम आ गया और इंशाल्लाह ये जो 5-6 माह जो भी मेरे पास टाइम है मैं स्टडी छोड़ के इंटरनेशनल के लिए तैयारी करूंगा। और कोविड की वजह से कैंसिल हो जाता था, स्टडी भी फिर कोविड की वजह से बंद होगी, तो फिर मैं बहुत डिसहार्ड होता था कि मेरे साथ हर बार यही होता है। तो मेरी हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन वो कहते हैं कि मेहनत करो, अल्लाह ताला जरूर सिला देंगे। तो ये 3रा साल था जिसमें मैंने मेहनत की थी, तो मेरा फिर इंटरनेशनल में नाम आ गया। मैंने पाकिस्तान की रैंकिंग नेशनल चैंपियनशिप में रनर अप था, इसके भी यहाँ पे मेरा इंटरनेशनल में नाम आया, और मेरा ये पहला टूर था, तो अल्लाह ताला ने मुझे पहले टूर में इज्जत से नवाज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं मजीद कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने इसमें कामयाबी की और अब मैं वापस अपनी स्टडी पे भी फोकस करूँ इंशाल्लाह। ऐसे थोड़े से चैंपियनशिप के हवाले से बताएं कि किस तरह के कॉम्पिटिशन थे जिससे आप, जिन फेजेस से आप गुजरे, और जो सबसे टफ कंपटीशन आपका जिसके साथ रहा, जिस प्लेयर के साथ, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप पे तो मेरे लिए ये एजाज की बात थी कि मैंने एक 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के साथ सेमीफाइनल था, और वही मेरे लिए सबसे टफ मैच था, और वो भी एक पाकिस्तान के प्लेयर थे, और इस चीज की भी खुशी थी। और मुझे यही था कि अगर मैं आज सेमीफाइनल में अगर बीट करूंगा 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे और फाइनल भी मैं अपने नाम करूंगा। तो काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। फाइनल में, सेमीफाइनल में मैं एक टाइम पे गेम से आउट हो चुका था, मुझे कुछ फाउल चाहिए थे और डिसाइडर फ्रेम था, 4 ऑल था, तो मुझे 2 फाउल चाहिए थे, फाउल लेके मैं गेम में वापस आया, और अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी मदद की कि मैंने फाइनल में अपने लिए जगह बनाई। और मेरे पे अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि आसिफ भाई 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे, और सब वही ठीक है। ऐसे आपको रोका हमने एक न्यूज अपडेट पे जाना है, इस वक्त हमजा शहबाज मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, वापस आते हैं। इनको बड़ा समझाया नियाजी साहब को, लेकिन अवाम के पास हम क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या मंसूबा लेके जाएंगे? कौन सा तीर मारा है 4 सालों में? तीर तो नहीं मारा 4 सालों में, अवाम को मार दिया है इन्होंने जीते जी। आज इमरान नियाजी से कोई पूछने वाला है कि 50 लाख घर तो नहीं बने, लेकिन सीमेंट के जो रेट हैं पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सीमेंट के वो रेट नहीं हुए। यानी गरीब आदमी घर का ख्वाब क्या बनाएगा, उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। आज अच्छे से अच्छा जो साहिब हैसियत इंसान है वो भी 100 मरतबा सोचेगा कि मैं घर बनाऊं। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है, ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें एक जाली वजीर आजम जो है वो भरे जलसों में लोगों को पुकारता है, ललकारता है। इस तरह तो जो मैं नाम नहीं लूंगा, गली की नुक्कड़ पर जो खड़े होते हैं ना, मुझे अपनी ताऊ देकर, उनका नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह धमकियां देते हैं। वो किसी को अपनी बंदूक के निशाने पर रखा है, किसी को मैं देख लूंगा। कल भी कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान नजीर सुन लो मेरी बात, तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली हैं। पाकिस्तानी कौम जो भूखो अफलास में मजबूर है, मजदूर बेरोजगार है, तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, और इसकी गीदड़ भपकियों में, इसकी धमकियों में कोई ना आए। और मैं आज खास तौर पर इस्लामाबाद की इंतजामिया को कहना चाहता हूं, मुतनब्बे करना चाहता हूं कि वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का, चाहे वो सेक्रेटरी इंटीरियर है,
चाहे वो FIA है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कोई भी ऐसी सिविल इदारा है, ये आदमी अपना एतमाद खो चुका है, ऐवान का एतमाद खो चुका है। अगर किसी सिक्योरिटी सिविल इदारे ने इसके कहने पर कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसको मिसाल बनाएंगे। इसलिए ये आदमी जो बदहवासी में अनाप शनाप कहता है जलसों में, कभी यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसके दिमाग के अपर चैम्बर में खाना खाली है। इसलिए इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, क्योंकि ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद खो चुका है, पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुका है। इत्तेहादी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की रजा देखेंगे। 22 करोड़ अवाम चारों सूबों में क्या देखना चाहती है, इत्तेहादी भी इस बात को बारीक बीनी से महसूस करते हैं। उन्होंने भी इलेक्शन में अवाम के पास जाना है। उन्होंने भी देखा कि 4 सालों में इमरान नियाजी ने तमाशबीनी की, अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है, ये झूठा है। और कल आपने देखा कि ये जो अपना बाहर के लोग, जिसके आम पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज, कल उन्होंने भी अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे फंड कहाँ पे हैं, हमने जो फंड दिए थे उसका हिसाब मांगा उन्होंने। कल अपना जो है ये कियानी साहब से टेलीविजन स्क्रीन्स दिखा रही थी, तोशा खाना में अवाम हिसाब मांगती है। अभी 7 साल इल्तवा का शिकार हुए, इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे फॉरेन फंडिंग के केस, अभी तक तुम्हें अपना जो है वो इल्तवा से तुम्हारी जी राजी नहीं हुआ। कल भी तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हुई कि इल्तवा करे, सीगा राज में रखे। राज में रखने वाली क्या बात है? क्यों 7 साल से तुम इसके पीछे हो कि तुम्हारा झूठ, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारा ढोंग, तुम्हारी तमाशबीनी अवाम के सामने ना आए? इंशाअल्लाह मैंने आज से कई साल पहले कहा था कि जब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेकिंग्स का सिलसिला चूंकि जारी है तो इसके बीच में हमारा कुछ थोड़ी ब्रेक हमारी भी लग जाती है। खैर, एहसन रमजान हमारे साथ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप द यंगेस्ट चैंपियन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। उनसे हम बात करें। एहसन, एक तो सॉरी फॉर द डिलेज एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप से हम बात कर रहे थे कुछ आपके करियर को लेकर, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? ये चैंपियनशिप तो आपने जीत ली और बड़ी आपकी अचीवमेंट है कि आप बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, एक बुनियादी जगह से उठकर आप चैंपियनशिप तक पहुंचे और फिर आपने टाइटल भी अपने नाम किया। फर्दर क्या प्लान्स हैं? किस टूर्नामेंट को, किस चैंपियनशिप को टारगेट कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह आगे जुलाई में वर्ल्ड गेम का मेरा टूर है, वर्ल्ड गेम में मेरा नाम है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने मुझे इनवाइट किया वर्ल्ड गेम के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी टाइटल मैं पाकिस्तान के लिए लेकर आऊं। और उसके अलावा भी इवेंट है, 6 रेड भी आएगा और टीम इवेंट भी है। ये कहाँ पे खेली जानी है वर्ल्ड गेम्स, और इसमें किस मुल्क के जो प्लेयर्स हैं वो हिस्सा लेंगे? वर्ल्ड गेम अमेरिका में होगी, तो प्लेयर्स का नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड गेम में जो भी प्लेयर आएंगे तकरीबन मेरे ख्याल में 16 प्लेयर होंगे वर्ल्ड गेम में। ठीक है। अच्छा, एहसन ये भी बताएं, अब ऑब्वियसली आपका प्लान है वर्ल्ड गेम में खेलने का और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो ट्रेनिंग्स के हवाले से किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है स्नूकर? जैसे आपने कहा कि आप फोकस थे कि आपने ट्रेनिंग करनी है, इसकी वजह से आपने अपनी पढ़ाई को भी ब्रेक दी, तो ट्रेनिंग के पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें भी बताएं।
ये पैटर्न यही है कि मुझे कम से कम वर्ल्ड गेम के लिए, मुझे पाकिस्तान के लिए टाइटल लाने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे देने होंगे टेबल को अकेले। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये हार्ड वर्क मैं पूरा करूं, और देखें इंसान मेहनत करेगा सिला अल्लाह ताला देंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी के साथ मेहनत करूं और टाइटल पाऊं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बड़ी फोकस रह के खेलने वाली गेम है, मतलब चाहिए ही फोकस इसके अंदर। और 10 से 12 घंटे एक दिन में टेबल को देना, डोंट यू थिंक कि आप बड़े एग्जॉस्ट हो जाते होंगे खेलने के बाद? इतना मैनेज हो जाता है इतना फोकस करके खेलना 10-12 घंटे? या जी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब एक फीलिंग आती है कि मैंने वर्ल्ड गेम के लिए जाना है या वर्ल्ड कप के लिए जाना है और मुझे कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है। और देखें अपने लिए तो होता ही इंसान करता ही है, लेकिन जब इंटरनेशनल के लिए जाता है तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, तो जो वो फीलिंग होती है पाकिस्तान के लिए फिर मैनेज हो जाता है। नहीं, नो डाउट इन इट। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई आपने इतनी बड़ी सर्विस दी है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ग्रीन ब्लेजर पहन के आप बैठे हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई आपकी हौसला अफजाई की है? कोई वजारत खेल किसी शख्सियत ने कोई रब्ता किया हो अब तक? जी अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे अपने अल्लाह ताला पे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ अच्छा करेगी। अपनी चीजों से फारिग होगी तो हुकूमत कुछ करेगी ना। हमारे नेशनल एट द एंड कोई मैसेज देना चाहें आप? जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो स्नूकर खेलते हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि आपके घर में भी आपको रोकते थे कि स्नूकर के अलावा कुछ खेलो या कोई और काम करो, उनको भी शायद घर में रोकते होंगे, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि वो अपने इस पैशन को किस तरह से परस्यू करें? देखिए मैं सब वालिदैन को यही पैगाम दूंगा कि अगर आपका कोई भी फील्ड है, कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर आप बच्चा कहता है कि मैंने ये गेम खेलनी है तो उसे खेलने दें। जाहिर बात है माँ बाप भी तभी खेलने देगा जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनकर आया हूँ। अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा होगा फिर देखें वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि जैसे एहसन के लिए कुछ अच्छा होगा, चलो आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा, आप खेलोगे। तो ऐसा घर पे कोई ऐसी आपकी जो टेबल है वो वर्ल्ड क्लास टेबल है, मतलब जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या उसके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो स्नूकर क्लब्स होते हैं उससे? और जो आप टेबल जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो, क्या वो कोई लोकल तरह की है या वाकई वो भी आपने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनवाई हुई है? जी पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल बहुत कम है, लेकिन लाहौर में PBSA ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से MD गोड़ी साहब ने कजाफी स्टेडियम के अंदर एक अकेडमी बनाई है। वहाँ पे इंटरनेशनल चाइना से इम्पोर्ट है टेबल, तो वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और अपने क्लब में भी जो वो पाकिस्तानी मेड है, लेकिन मैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच एहसन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो आपके आगे प्लान है कि आपने वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है उसको जीतना है, वर्ल्ड गेम्स में जाना है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एहसन रमजान हमारे साथ मौजूद थे, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, उनसे हम बात कर रहे थे अभी। जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश कर रहे थे। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत खूबसूरत नात आपने पढ़ी। आज आपको मालूम है आज रात माह शाबान की 15वीं रात है और इसको आमतौर पर शब बरात यानी कि बरी होने की रात कहा जाता है, इस नाम से मंसूब किया जाता है। इस रात के हवाले से ये भी है कि मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक़ करते हैं और जहन्नुम से निजात का एक बेहतरीन मौका है, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने का एक बेहतरीन, वैसे तो हर रात ही इसके लिए है लेकिन इस रात को ख़ास तौर पे मखसूस किया जाता है। इस रात के हवाले से अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए आप माफ़ी का ऐलान होता है, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। शब बारात की फजीलत, अहमियत और इबादत पर बात करेंगे आज हम। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद मौजूद हैं जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। और आज की रात ऑब्वियसली इबादत की रात है, बड़ी जो कह ले ज़रूरी है इस हवाले से कि गुनाहों की आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है। सो आज की रात की अहमियत और फजीलत के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा मवाद है, चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं आपको चंद अहादीस दे देता हूँ ताकि मेरे समेत
हर कोई हमारे सुनने वाले सामीन भी अपने आप को तैयार कर लें और आज की रात मेहनत करके कोशिश करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने की कोशिश करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान, इसको इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा दोनों ने रिवायत किया। और सियासत में ये दो ऐसे इमाम हैं जिन्होंने अपनी किताब में 15वीं शब शोबान, जिसको शब बरात कहा गया, शब बरात का जो आपने लुग़वी माना बता दिया वो यही है, बरी हो जाने की रात, जो लेकिन हदीस पाक में इसको लैलतन निस्फ़ मिन शोबान कहा गया। ये बात इसलिए क्लियर कर दी कि बाद लोग शब बरात लिखते हैं, जब वो हदीस में नहीं मिलता या उसकी सर्च नहीं होती तो वो कहते हैं ये खुद से ही बना दिया। तो इसका ये नाम ना सही, कोई दूसरा नाम भी हो, लेकिन रात आज की ही है जिसको लैलतन निस्फ़ मिन शोबान, शोबान की 15वीं रात, दरमियानी रात कहा गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा दोनों ने पूरा बाब बांधा अपनी कुतुब में, बाबो मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ मिन शोबान, कि इस बाब में जो अहादीस आई हैं लैलतुन निस्फ़ मिन शोबान उनको रिवायत किया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतुन निस्फ़ मिन शोबान इला समाए दुनिया, अल्लाह 15वीं रात शोबान की आसमान दुनिया की तरफ उतरता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शार गनम बनी क़ल्ब, बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को रब्बे ज़ुल जलाल माफ़ फरमा देता है। दूसरी रिवायत जिसको इब्न माजा ने रिवायत किया, इन्नल्लाह ला यत्तलिउ फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शोबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही, कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तुलू फरमाता है, अपनी शान के मुताबिक ज़ुहूर फरमाता है और अपनी सारी मखलूक को माफ़ करता है, इल्ला लिमुशरिकिन औ लिमुशाहिन, आका ने फरमाया सिवाय मुशरिक के और दिल में कीना रखने वाले के बाकी सारे माफ़ हो जाते हैं। अब एक सवाल आता है ज़हन में कि अल्लाह ताला तो हर रात आसमान दुनिया पर आता है, तो फिर लैलतुन निस्फ़ मिन शोबान की फजीलत क्या हुई और इसकी यानी खुसूसियत क्या है, खुसूसियत क्या है? तो उस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शोबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, जब लैलतुन निस्फ़ मिन शोबान आ जाए तो इसकी रात में क़याम करो, इसके दिन का रोज़ा रखो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाइद दुनिया, कि अल्लाह इसमें सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। फ़यक़ूल, और इरशाद फरमाता है, बाकी हर रात में रात के पिछले पैर नुज़ूल होता है। इस रात में वो शब कद्र वाली बरकत नजर आती है कि सूरज गुरूब होते ही रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों का एक दरिया बहने लग जाता है। अल्लाह फरमाता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ुहू, अला मुब्तलन फ़उआफ़ियहू, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ, है कोई मुब्तला कि मैं उसे आफ़ियत अता कर दूँ, मुब्तलाए मुसीबत, अला कज़ा हत्ता यत्लु अल फ़ज्र, अल्लाह ताला सारी रात आवाज़ देता है यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। एक बात और, मैंने सोशल मीडिया में बाद लोगों को देखा, ये जो अहादीस मैंने आपके सामने रखी, इन पर ज़ईफ़ का हुक्म लगा के कि ये अहादीस ज़ईफ़ हैं, तो लोगों को इबादत से एक हिसाब से लोग रुक जाते हैं। हालांकि मैं अर्ज़ कर दूँ इस बाब में भी, हदीस अगर ज़ईफ़ हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि यह हदीस गलत है। उसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत इस तरह है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़ईफ़ है, निस्बत ज़ईफ़ है, तो बेहतर है फिर उस अमल कर लिया जाए, इसको ज़ाया ना करें, उसकी जो शक्ल है उसके मुताबिक उसे देख लिया जाए, यानी इसको फर्ज ना बनाएं कि हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इससे पहलू तही ना करें क्योंकि ज़ईफ़ हदीस मौजूद है, तो इस पर अमल करना, अपनी राय पर अमल करने से हदीस ज़ईफ़ पर अमल करना बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। बेहतरीन अमाल कौन से हैं इस रात में जो हदीस के अंदर आए हैं या फिर जो? अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया कि इस रात में, ये हदीस पाक साहिब मिशकात ने इसको नकल किया, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने पैदा होने वाले हैं अगले साल इस रात में उनके नाम लिख दिए जाते हैं, जितने हिलाक होने वाले हैं, फौत होने वाले, उनके नाम लिख दिए जाते हैं। रिज़्क़ और आमाल इस रात में अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ूमू लैलहा, रात का क़याम, वसूमू नहारहा, इसके दिन का रोज़ा। ये दो चीज़ें वो हैं कि जिनको पाबंदी करनी चाहिए। आज की रात में तिलावत कुरान, ज़िक्र, अज़कार, सलात और तस्बीह का पढ़ लेना, जो भी चीज़ें जो कुछ आपको आती हैं बेहतर है, लेकिन रात का क़याम ज़रूर करें जिसमें क़याम हो। ये जो आपने अभी दिया इसके ऊपर अब हमें तो मालूम है कि हम इस चीज़ पे ईमान भी रखते हैं कि आपका रिज़्क़, आपकी मौत का वक्त, आपकी पैदाइश, ये तो जब आप पैदा होते हैं और अरवाह के हवाले से हमें मालूम है कि तख्लीक कब की गई, उस हवाले से भी हम बड़े क्लियर हैं, लेकिन इसको फिर इस रात से मौसूम करना बड़ा खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान का सारा डाटा महफूज रखा हुआ है। इस रात उन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है जिन फरिश्तों के जरिए आगे मामलात को अल्लाह ताला एग्जीक्यूट फरमाता है, जो जिनको मुदब्बिरात अम्र कहा रब्बे ज़ुल जलाल ने। पूरी
पूरे एक साल की तफसील उनके हवाले हो जाती है और वो उसके मुताबिक इस पर अमल करते हैं। आज की रात की फजीलत ये है, इसलिए इसको तो किस तरह की इबादत के हवाले से ऑब्वियसली आपने कहा कि रोजा रखना और रात को कयाम यानी कि जागना और इबादत और ये करना। 15 जो है ना 15 जो तारीख है इसका रोजा तो वैसे भी अफजल है। हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13, 14 और 15 हर महीने की चांद की 3 तारीखों के रोजे की फजीलत बयान की। तो वैसे भी कल 15 है, तो जो शख्स इसको रोजा रखेगा वो उसको वो अय्याम बीज के रोजे का भी अजर मिलेगा। और ये जो हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा से रवायत है कि क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, दिन का रोज़ा अगर कोई इंसान हुज़ूर अलैहि सल्लम का हुक्म समझ के इसमें ये रोज़ा रखता है तो यकीनन इसको फजीलत और बरकत पाएगा। लेकिन ये है कि मैं हमने पहले इस पर अर्ज़ भी किया था, शोबान की 15 गुजर जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे लोगों को रोज़ा रखने से मना किया, सहाबाए किराम में से। तो मैं भी अर्ज़ यही करूँगा कि जो लोग रोज़ा रखते हैं, जिनको तो पूरी अपनी जिस्म और अपने कामों पर पूरा उबूर है कि वो चलते रहेंगे माह रमज़ान में भी, लेकिन अगर कोई कमज़ोर हैं, कोई बीमार हैं, जिनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, तो 15 शोबान के बाद माह रमज़ान की खातिर रोज़ा ना रखें, तैयारी करते रहें, फिर इंशाल्लाह माह रमज़ान। अच्छा, एक इसमें और हम सोशली जिस तरह से शब बारात मनाते हैं, हम पटाखे भी फोड़ते हैं, वो बहुत गलत। हम मिठाइयाँ, जलेबियाँ, ठीक है, मतलब हम इसको टोटली पकवानों से, खाबों से मौसूफ ये नहीं समझाइए कहाँ से आ गया जी, समझ से साहिब हसरत लोगों ने निकाल लिया अपने लिए और बेकरियों का बिजनेस अच्छा चल जाता है। खाते इसमें भी जरा क्या रहा है? इंतहाई खाना पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको मंसूब कर देना, खास तौर पर पटाखे तो गलत है ना। चले खाने पीने को अगर कोई इंसान खाना पकाए और इसाले सवाब की नियत से किसी को सवाब पहुंचाए, समझ आती है। हुजूर अलैहिस्सलाम इस रात में कब्रिस्तान भी तशरीफ ले गए। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ढूंढा, उन्हें लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं है, तो कहाँ चले गए? वो कहते हैं मैं गई तो आका अलैहिस्सलाम बक़ीए गरक़द में मौजूद थे और दुआ कर रहे थे मरहूमीन के लिए। तो कब्रिस्तान जाना भी मसनून है, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना कब्रिस्तान भी जा सकते हैं, सुन्नत है, मसनून है। लेकिन ये जो पटाखे और शुरलियां, ये नहीं पता चला कहां से आ गए, ये सारा खुद साख्ता है, इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। चलिए प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ एज यूजुअल आप बहुत कम वक्त के अंदर बड़ी मुफस्सिल मालूमात हम तक पहुंचाते हैं और बड़ी मुअस्सर मालूमात हम तक पहुंचाते हैं। प्रोफेसर नासिर साहब हमारी टीम का ही अब हिस्सा है, वैसे जब भी मधु करते हैं तशरीफ लाते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, आई थिंक टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, हम इजाजत लेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान हमारे साथ चूंकि मौजूद है, उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कोई नात एक और कलाम सुना दें, और उसके साथ साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी पीर के रोज। कल फिर आपसे आपको परसों बेस्ट ऑफ चलेगा। हाँ, और हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए आसानी फरमाए। इस दुआ के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं और रिजवान से कलाम सुनते हैं। रिजवान।